हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट नंबर 3 में आ गए हैं। आज हम ये चैप्टर का दी एंड कर देंगे। चलिए आज हम देखते हैं फिर हमें क्या क्या कवर करना है। आज के हमारे गोल क्या हैं, हम देखेंगे कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। फिर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को, इवेपोरेशन को पढ़ेंगे, उसमें ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। और फिर हम अल्टीमेटली प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने पहले टॉपिक की तरफ। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम ये सब जानते हैं कि वाटर जो है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। वो वाटर सॉलिड भी है तो वो हम उसे आइस कहते हैं। जब वाटर हमारा वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं ये लिक्विड स्टेट में है, और हमारा जब वाटर वेपर होता है तो हम कहते हैं वाटर हमारा गैसियस फेज में है। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर, गैस एज वाटर वेपर। यही है, अगर वाटर हमें मिल रहा है आइस के फॉर्म में तो वो सॉलिड स्टेट है। जैसा हम पानी अपने आसपास देखते हैं नॉर्मल तो वो हमारा लिक्विड स्टेट है, और वाटर वेपर हमारा वाटर का गैसियस फेज है स्टेट। What happens inside the matter during change of state? What happens to particles of matter during change of state? How does this change of state takes place? We need to answer these questions, isn't it? चलिए देंगे हम आंसर। देखो अभी हमें बता रहा है, on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particles increases। देखो सॉलिड है वो पार्टिकल से बना होगा, राइट। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारा कोई भी बॉडी होता है, हमारा कोई कुछ भी होता है, जैसे कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है हमारा, उसमें ना पार्टिकल्स मोशन में होते हैं हमारे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, और हमारा क्या होता है, पार्टिकल वैसे मूव कर रहे हैं पहले से ही। हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं विद ग्रेटर स्पीड। हाँ, हमारे सॉलिड में एक्चुअली जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। द एनर्जी supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. अब ये कहना क्या चाहता है, हम उसको जरा समझते हैं। ये कह रहा है जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे ना, जो पार्टिकल्स है ना सॉलिड के, वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। तेजी से क्या मतलब है, तेज स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। और जो हमारी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हीट से, वो हमें किस में मदद करेगी, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने में मदद करेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हमने ये पढ़ा है पिछले क्लास में। अब इसमें क्या होगा, हमारे पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन को लीव कर देंगे और हमारे पार्टिकल्स और फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर ली है हीट के थ्रू। अब एक स्टेज आएगी, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। देखो अब पता है क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या किया, सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाया, उससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो गई पार्टिकल्स की। उससे क्या हुआ, हमारे पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया तेजी से। उससे क्या हुआ, अब जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना हीट के फॉर्म में, वो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में है उसको ओवरकम करने में उसने हमारी मदद करी। किसने? हीट ने मदद करी। अब जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशंस को लीव करेंगे और फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा, एक अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जब सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब ये कह रहा है कि वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। किसका, उस सॉलिड का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। देखो अब क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना सॉलिड का, ये एक तरीके से हमें आइडिया देता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है पार्टिकल के बीच में। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देता, वो हमें एक आइडिया दे देता है। कैसे आइडिया देता है भाई, किसी को मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, समझो उस चीज़ को, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है मतलब उसके, जैसे एक सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है, ये मेल्ट हो रहा है हमारे 40 डिग्री सेल्सियस पे। एक ये मेरा सॉलिड है, ये मेल्ट हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो इसमें क्या फ़र्क है इन दोनों में, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। मतलब हमने जो हीट दी ना, उससे इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जल्दी ओवरकम हो गई होंगी, मतलब हमें एनर्जी कम देनी पड़ी उस, और हमारा ये मेल्ट हो गया। इसका मतलब है इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होंगी। किसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं इस वाले के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। इसको ज़्यादा एनर्जी मेरे को सप्लाई करनी पड़ रही है कि इस दूसरे सॉलिड को, है ना, इस दूसरे सॉलिड को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, जिससे ये मेल्ट हो रहा है। मेल्ट तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन एक 40 डिग्री पे हो रहा है, एक 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस वाले के में मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है, जो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस बी सॉलिड में वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए। चलो ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ मैं नहीं बता कर सकता। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डेट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग की, ये जो प्रक्रिया है मेल्टिंग की, मतलब कि सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ऐसा क्यों? सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? ये कह रहा है जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका ना टेम्परेचर सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है? हमने तो हीट एनर्जी सप्लाई करी है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड till the all ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply the heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as a latent heat. तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है ना वो क्यों चेंज नहीं होता जब तक हमारा सारा, ये आइस का एग्जांपल ले रहा है, जब तक हमारा सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता ना, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों बोला? वो इसीलिए होता है, नहीं चेंज नहीं होगा और हम हीट उसे सप्लाई करते रहेंगे तब भी नहीं होएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी हीट है ना वो उस स्टेट को चेंज करने में जा रही है। समझिए, एक आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं उसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। बेसिकली चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे आइस है ना, आइस हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और मेरे को इससे वाटर चाहिए, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा समझने की कोशिश करो। लेकिन जो यहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन है ना, उसके लिए मेरे को हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही पता है क्या होता है, ये आप और अच्छे समझ सकते हो। वाटर है, वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये हम आगे पढ़ेंगे भी वैसे, लेकिन ठीक है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे मेरे को वेपर बनानी है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे वो वेपर बन जाए। वाटर वेपर है ऑब्वियसली, ये भी उसी टेम्परेचर पे रहेगा। तो हमारा ये स्टेट चेंज कर रहे हैं हम, आइस से वाटर बना रहे हैं,
इट मीन्स हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, स्टेट चेंज करने में हीट दे रहे हैं, और ये जो स्टेट चेंज है ना, इसी को करने में सारी हीट हमारी जा रही है, इसीलिए हमारा टेम्परेचर नहीं बदल रहा। टेम्परेचर क्यों नहीं बदल रहा? टेम्परेचर इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी स्टेट चेंज करने में जा रही है, यूज अप हो रही है, हम कह सकते हैं। और यूज अप कैसे हो रही है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है इस सॉलिड के, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल। सॉलिड का मतलब है कि ये जो हमने हीट सप्लाई करी है, इसमें हीट जो इसमें सप्लाई करी, ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में इस्तेमाल हो रही है, ये यूज अप हो रही है स्टेट चेंज करने में। ये दोनों चीजें एक ही हैं, समझ आ गई। अब ये जो हमारी हीट है, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर लेती है आइस, लेकिन टेम्परेचर में कोई राइज नहीं दिखाती। ऐसा क्यों? अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है हीट, हमारा ये क्या कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है, जिससे स्टेट हमारा चेंज हो सके। और हम ऐसा मानते हैं ये जो हीट है वो हिडन हो चुकी है इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब है हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। अब ये क्या कहना चाह रहा है? जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, समझ रहे हो? उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ये वाला है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट यही रहता है ना, लिखा भी हुआ है, ठीक ठीक है, आ गया होगा आपको समझ ये सब लेटेंट हीट वगैरह करते हैं। लेटेंट हीट का एक फॉर्मूला भी होता है, Q/m। चलिए अब हम देखते हैं। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब ये कह रहा है कि अब ना हम वाटर को सप्लाई करेंगे। बेसिकली अब ये लिक्विड टू गैस का ट्रांजिशन हमें दिखा रहा है। तो ये पार्टिकल्स जो हैं हमारे, ये और तेजी से मूव करना शुरू हो जाएंगे, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी होगी अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से फ्री होने के लिए। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वाटर को, तो उससे क्या होगा? एक ऐसा टेम्परेचर, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुक्त हो सकते हैं। और इस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और ये टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड ना बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। अब ये बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है? एक साथ, मतलब बल्क का मतलब है खूब सारा। अभी ये जब इवेपोरेशन वगैरह आएगा ना, तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलो मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम क्या करते हैं ना, हम ऐसा नहीं है कि हम कोशिश करते हैं, जब हम पानी को उबाल रहे होते हैं, उसका स्टेट चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं लिक्विड टू गैस, तो हम उसे ना इकट्ठा उबालते हैं। ऐसा नहीं है कि यार ऊपर का पानी उड़ जाए, नीचे का ना उड़े। नहीं, हम पूरे को ही चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम पूरे पानी को ही लेके चलते हैं, इसीलिए ये बल्क फिनोमिनन है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड, ये लिखा भी हुआ है बल्क ऑफ लिक्विड, मतलब काफ़ी सारे लिक्विड से जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं।
वरना इवेपोरेशन में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो सरफेस वाले होते हैं ना पार्टिकल्स लिक्विड के, वही एनर्जी गेन करते हैं, इसलिए उसे सरफेस फिनोमिनन भी बोलते हैं। हाँ, शायद सरफेस फिनोमिनन ही बोलते हैं इसलिए। वरना यहाँ पे क्या होता है कि बल्क ऑफ लिक्विड पार्टिकल, मतलब काफ़ी सारे लिक्विड पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं और वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अब ये 100 ये डिग्री है भाई, ये डिग्री है, इसको हटाओ एक बार, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस है। आ गया होगा आपको समझ? चलो, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? बताता हूं अभी। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at same temperature. देखो, अब ये कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या थी, उसको देखते हैं। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी कि भाई हम वो एनर्जी जो कि 1 kg सॉलिड को चाहिए लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 1 kg लिक्विड को चाहिए गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम कह देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। देखो, अब ये क्या कह रहा है कि जो स्टीम के पार्टिकल्स होंगे ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वाटर एट सेम टेम्परेचर। मतलब एक है वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक है हमारा स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें क्या बताया जा रहा है कि यार स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होगी। अब स्टीम में एनर्जी क्यों होगी उस चीज़ को समझिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, और एट ना वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैं अगर डेफिनेशन बनाऊँ तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेम इसी की तरह डेफिनेशन बनेगी, बस वो फर्क पड़ जाएगा, लिक्विड से हम गैस में जा रहे हैं। ये मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ हमने हीट सप्लाई करी है, ठीक है ना। अब भाई हीट कहाँ जाएगी, कंटेंट्स में जाएगी, मतलब वाटर में जाएगी। अब वो वाटर क्या बन चुका है, जब हम ये हीट सप्लाई करेंगे वो स्टीम बन चुका है, मतलब स्टीम में हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। इसीलिए हम कहते हैं, हाँ यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने इस वाटर को हीट सप्लाई करी, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अब ये ट्रांजिशन करेगा और ये हमारा स्टीम बन जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस ओनली। आ गया ना आपको बात समझ। ये जो हमारा हीट सप्लाई हो रहा है, ये वाटर को हम हीट देंगे, अब ये हमारा स्टीम बन गया। तो हमारे स्टीम में क्या है, एक्स्ट्रा वो है एनर्जी जो कि उसने एब्जॉर्ब करी थी किसके फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। अब मैं आप ऐसा करता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। रुको, कहाँ लिखूँ, मैं लिख दूंगा। सो वी इन्फर that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो अभी हमने टेम्परेचर से देख लिया कि हम कर सकते हैं, मतलब आ रही है ना बात समझ, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं अनदर स्टेट में बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जैसे सॉलिड स्टेट है, उसको हीट किया तो हमारा लिक्विड स्टेट आ गया, इसको भी हीट किया हमने तो हमारा गैसियस स्टेट आ गया। अब गैसियस स्टेट को हम कूल करेंगे तो हमारा लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो हमारा सॉलिड स्टेट। वी हैव लर्न्ड दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट देयर आर सम that change directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into their liquid state। अब क्या होता है, ये कह रहा है भाई कई ऐसे भी होते हैं हमारे जो कि हमारे सीधे सॉलिड से
गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पता है इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। कहाँ गायब हो गया वो, उसे लाते हैं। जब हमारा सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। चलो देखते हैं आगे। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. अब ये कहना क्या चाहता है उसको हम जरा समझेंगे। देखो, सॉलिड टू गैस गया एक है, जब हम स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज कैसे हुआ हमारा? सीधा ना सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। इस है ना। अब क्या हुआ कि हमारा डायरेक्ट गैस जो है वो सॉलिड में चेंज हो गया, इसमें सॉलिड में। ओहो, इसको हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन। यहां लिखा भी हुआ है, जैसे इसमें तो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कैम्फर, कपूर देखा होगा ना आपने, वो सीधे क्या करता है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कोई सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आप लोगों को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो समझ आ गया ना, क्योंकि वो पीछे नहीं लिखा था। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यही मतलब होता है कि जब हमारा 1 kg लिक्विड है वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सॉरी, जो हम हीट सप्लाई करेंगे 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, ये हम कहते हैं। फिर जो वो हीट होएगी ना उसको हम कह देते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं लिख भी देता हूँ, हीट सप्लाइड टू 1 kg of liquid एक मिनट, to convert it into gas at atmospheric pressure and at boiling point is called heat of vaporization, latent heat of vaporization। लेटेंट मतलब वो हीट जिससे हम जो हम 1 kg लिक्विड को देंगे गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उसके एटमॉस्फेयर मतलब उसके नहीं सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम हीट को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। We already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। हाँ देखो, सॉलिड के बीच का जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है, और गैसियस के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है। यही बात इसने कही है कि भाई जो हमारा डिफरेंस है ना, वी हैव लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस। कि वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर के में जो डिफरेंस है वो क्यों आता है? वो इसीलिए आता है क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अलग है। अब क्या होगा जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और एक गैस को कंप्रेस करेंगे जो कि एक सिलेंडर में एनक्लोज्ड है? विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर?
डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? मतलब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। देखो क्या होगा ना, जब हम गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो और टेम्परेचर कम कर देंगे। देखो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब जो पार्टिकल्स ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हैं वो धीरे धीरे उनका जो घूमना है ये बंद कर देंगे हम। कैसे? टेम्परेचर कम करके। टेम्परेचर कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, अब उनके पास ज़्यादा स्पीड नहीं बचेगी तो वो ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं पाएंगे। और हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे जिससे पार्टिकल्स पास पास आ जाए। उससे क्या होगा, गैस के केस में क्या होगा, गैस के केस में जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो गैस लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? ड्राई आइस जिसे कहते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere। अब ये कह रहा है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हुआ नहीं कि जो हमारा सॉलिड CO2 है वो फिर से गैसियस में स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में आता नहीं है। 1 atm प्रेशर उस पे से कम किया सॉलिड CO2 से, है ना। अब वो क्या करेगा, क्योंकि हमारा सॉलिड CO2 ना हाई प्रेशर पे स्टोर होता है और जब ये ना डायरेक्टली हमारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर घटा देते हैं। और लिक्विड स्टेट में ये आता नहीं है, मतलब सीधे किसमें, सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए हम इसे ड्राई आइस कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। देखो इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आ गया कि देखो क्या होता है, हमारा प्रेशर एक रोल निभाता है भाई, हमारे स्टेट ऑफ मैटर पे इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है, अब हम इसने ये गैस के हेल्प से समझाया, गैसेस के एग्जाम्पल की मदद से। देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ये भी हमारी लिक्विफाइड है। मतलब ये भी जो आपके घरों में सिलेंडर में आती है ना ये LPG वो भी लिक्विफाइड है। मतलब कि हमने क्या किया हुआ है, उसे हाई प्रेशर और कम टेम्परेचर पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है। फिर इसने सॉलिड CO2 का एग्जाम्पल दिया है। तो ये वही कहना चाह रहा है कि जब हम प्रेशर ज़्यादा कर देंगे, यार प्रेशर मतलब समझ रहे हो ना कि पहले इतनी सॉरी हो गई थी। देखो 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 अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा अब तुम्हारे पास, और मैं दबाता जा रहा हूँ तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे सट जाएंगे ना, यूं 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 यूं। और मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर भी कम कर दे रहा हूँ। टेम्परेचर कम होने से ये जो पहले इतना भाग रहे थे वो नहीं भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे, क्यों नहीं भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो इनकी कम हो जाएगी, इसीलिए नहीं। तो उससे क्या होगा, इनका स्टेट चेंज हो जाएगा। अक्सर गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। एक सॉलिड CO2 का केस आपको ध्यान रखना है। गैसेस को लिक्विफाई करने का तरीका, प्रेशर हाई प्रेशर पे और कम टेम्परेचर पे गैसेस हमारी लिक्विफाई हो जाती हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू चेंज, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ? Everyday life where change of state from solid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point. Water when left uncovered slowly changes into vapor. हाँ, wet clothes dry up, सुखाते नहीं हो क्या? What happens to water in the above two examples? तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि क्या हमेशा हमें हीट और प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा हमारा, जिससे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए? हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल हैं जहाँ पे हमारा लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो जाता है कि जब हमारा लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचता भी नहीं है, मतलब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचा नहीं, लेकिन हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। वी नो that particles of matter are always moving and are never at rest। आ गया होगा आपको समझ कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं ना वो हमेशा घूमते रहते हैं, सॉलिड के वाइब्रेट करते हैं और रेस्ट पे तो होते ही नहीं।
अब क्या होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of the other particle and get converted into vapor. अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो घूम रहे होंगे, लेकिन पता है क्या है, जैसे ये एक सॉलिड है, इसमें 100 पार्टिकल्स हैं. सॉलिड का मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं लूंगा लिक्विड का एग्जांपल. ये हमारा लिक्विड है, इस पे 100 पार्टिकल्स हैं. कितने हैं? 100 पार्टिकल. एज्यूम किया मैंने, लेट इसमें 100 पार्टिकल्स हैं, और जो ये 100 पार्टिकल्स हैं ना, ये कहता है कि सारे जितने भी पार्टिकल है ना, वो इनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी. इन 100 पार्टिकल में कुछ 20 की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1, इन 40 की कोई और होगी. मतलब जितने पार्टिकल हैं, ऐसा नहीं है ये सेम काइनेटिक एनर्जी इन्होंने पोजेस कर रखी, ना ना, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है. अब क्या कह रहा है कि अब ये सॉलिड लिक्विड का केस बताता है कि लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो हमारे हाइयर वाले होते हैं ना, हाइयर काइनेटिक एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, वो ब्रेक कर जाते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वो हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर जाते हैं और हमारे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो करनी पड़ेगी ना, वहां भी हम हीट से कर रहे थे, यहाँ पे भाई हायर काइनेटिक एनर्जी है, तो इसने क्या किया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया. वो कैसे किया अभी हम आपको बताएंगे. दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. मतलब इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन का मतलब होता है जब हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर है ना वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट से कम है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मतलब बॉइलिंग पॉइंट अभी रीच नहीं हुआ, उससे पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. देखो इवेपोरेशन मैंने अभी आपको बताया क्या है. इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो हमारे लिक्विड, जो इसमें हमारा जो लिक्विड होगा ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन भाई वेपर में जब कन्वर्ट होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का रीच हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट रीच ही नहीं हुआ है. नीचे बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट से कम है टेम्परेचर, फिर भी वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं. तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड, वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. भाई सरफेस एरिया बढ़ाया, पहली बात तो जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है. आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंस इन बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. तो पहला पॉइंट जाएगा कि हमारा जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमेनन है और जो हमारा इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेनन है. मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब ये होता है जो हमारा इवेपोरेशन है ना भाई, उसमें क्या है, जो हमारे सरफेस वाले पार्टिकल है ना वही वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन उस मतलब वही जो है ना वो एनर्जी लेके और वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. लेकिन हमारे बॉइलिंग में क्या होता था, कॉफी बल्क ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता था. बल्क, भाई वहां बल्क से खेलते थे क्योंकि वहां हम हीट सप्लाई कर रहे थे. देखो एनर्जी तो यहां भी सप्लाई हो रही है और वहां भी सप्लाई हो रही है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है उसको समझो. देखो बॉइलिंग में क्या होता है, हम जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं, एज सिंपल एज दैट. जो पानी है हमारा, मैंने गैस ऑन किया, वो पानी उबलना स्टार्ट हो गया और मैं देख रहा हूँ ये तो वेपर बन रहा है. क्या हुआ होगा, इसमें हुआ होगा कि मैंने उसको हीट सप्लाई करी, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ और उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया. ठीक है ना, स्टेट अपना चेंज कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होके किया है. किस पे रीच होके किया है, हमारा
बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होके किया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यार बॉइलिंग पॉइंट पे तो जाना ही नहीं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे ही काम कर देना है। इवेपोरेशन में, कहाँ पे, इवेपोरेशन में। तो इवेपोरेशन में जो हमारा सरफेस है ना, एक सरफेस, अरे रे एक मिनट, डायग्रामेटिकली समझे। जैसे ये एक बीकर है भाई, ये मैं बना रहा हूँ पानी की लेयर। जैसे जो ये लेयर है, ये मेरा सन है, ये एनर्जी ली इसने, इनकी काइनेटिक एनर्जी वैसे ही हाई थी, ये वेपर में कन्वर्ट हो गए। देख रहे हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर ना यहाँ पे सरफेस, जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला सरफेस, कौन सा वाला, ये वाला सरफेस ही हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन देखो बॉइलिंग में क्या होता है ना, हम इकट्ठे सभी को, जैसे बॉइलिंग में क्या है कि मैंने बॉइलिंग में क्या किया है, बल्क ऑफ लिक्विड्स को एनर्जी सप्लाई कर दी। यार यहाँ पे तो सिर्फ क्या हो रहा है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर सरफेस के, एक सरफेस के ही जो पार्टिकल है ना, वही एनर्जी लेके वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बल्क ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स एनर्जी ले रहे हैं। यहाँ पे मतलब ले तो देखो यहाँ भी बल्क में ले रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जल्दी से वेपर में कौन कन्वर्ट हो जाएगा, बिना बॉइलिंग पॉइंट के रीच हुए एक सरफेस के पार्टिकल, एक पर्टिकुलर सरफेस के पार्टिकल। वो कौन सा सरफेस होगा, वो सरफेस वो होगा जिसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्या मतलब है इसका यही मतलब हुआ कि हमारा इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस ही हमारा, सरफेस के ही जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो पाते हैं। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट से कम में हमें कन्वर्ट करना है ना। अब जैसे ये बाहर से इसने सूरज से एनर्जी ली, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सरफेस ने, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, ने और एनर्जी ली और ये वेपर में कन्वर्ट हो गया बिना बॉइलिंग पॉइंट के रीच हुए। यहाँ पे हम हीट सप्लाई करे जा रहे हैं बॉइलिंग में, ये बॉइलिंग है, ठीक है, ये वो वाला इवेपोरेशन है। यहाँ हम बल्क में सप्लाई कर रहे हैं और ये सारे उड़ जा रहे हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सरफेस का ही उड़ रहा है, ठीक है, सरफेस का ही इसलिए उड़ रहा है क्योंकि ये हमें एक तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे काम करना होता है इवेपोरेशन में। यहाँ तो बिंदास हम बॉइलिंग पॉइंट पे आके काम कर रहे हैं। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे एक सरफेस पे ही ये चीज काम करती है। कौन सा सरफेस, जिसका वो ज्यादा होगा। चलो आ गया होगा आपको समझ। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, while putting clothes for drying up, we spread them out. An increase of temperature, अब भाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ज़्यादा पार्टिकल्स को इनफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे। है ये सरफेस फिनोमेना ही। सरफेस फिनोमेना आ गया ना समझ, वेरी इंपॉर्टेंट यार। सरफेस फिनोमेना तुम्हें समझना होगा, डिफरेंस बिटवीन बल्क फिनोमेनन एंड सरफेस फिनोमेनन। सरफेस फिनोमेनन आ गया है ना समझ। सरफेस फिनोमेनन का यही मतलब है, एक भाई ये जो सरफेस है ना, वही हमारा इनफ काइनेटिक एनर्जी उसके पास ही होएगी एस्केप करने के लिए और वेपर बनने के लिए, वरना बॉइलिंग में तो हम सबको एनर्जी दे ही रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो वाटर वेपर है एयर में, जो जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। भाई एक टेम्परेचर है ना, उस पे एक गिवन टेम्परेचर पे जो एयर है ना, वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इफ अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर in air is already high, the rate of evaporation decreases। ठीक है ना, ये आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे अगर हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब भाई इंक्रीज इन विंड स्पीड से इवेपोरेशन का क्या रिलेशन है? रिलेशन है
जब हमारा भाई, हम ये कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, जब हवा चल रही होती है ना, तो हमारे जो कपड़े सुखाए हुए होते हैं ना, वो जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद विंड। अब मैंने क्या कहा अभी कि जो हवा में, हमारे एयर में जो वाटर वेपर होंगे, उनसे हमारा इवेपोरेशन का रेट इफेक्ट हो रहा है। भाई ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने विंड स्पीड बढ़ा दी। क्या किया मैंने, विंड स्पीड बढ़ा दी। विंड स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ, जो हमारा ये वाटर था ना, वाटर कंटेंट एयर में, हवा उसे अपने साथ ले गई, ह्यूमिडिटी कम हो गई ना। अरे यार मैं बताता हूँ, ये एक एरिया है, चलो आ गया होगा तुम्हें समझ, थोड़ा इसे सिंपल रखो, आ गया होगा तुम्हें समझ कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें पहले कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्स है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्स है। भाई हवा चली, उन वाटर वेपर को अपने साथ ले गई, अब वाटर वेपर उस एरिया में कम हो गए, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. तो ये कह रहा है कि भाई evaporation से cooling कैसे होती है? How does evaporation cause cooling? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखो, जब हम एक खुले वेसल में, एक खुले बर्तन में जो हमारा लिक्विड रखा होता है ना, वो इवेपोरेट होता रहता है। कैसे? जो हमारे लिक्विड, देखो इवेपोरेशन में क्या है कि भाई एनर्जी लेगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम में, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वो हवा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो कहीं से भी एनर्जी लेगा, एनीथिंग फ्रॉम एनीथिंग इट कैन टेक एनर्जी। कौन एनर्जी लेगा? पार्टिकल एनर्जी लेंगे। किसके? लिक्विड के। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी from surroundings to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings makes surroundings cool. अब देखो होगा क्या, जैसे ये मेरा एक वेसल रखा हुआ है, गलत बन गया, एक मिनट रुको। ये मेरा एक वेसल है, इसमें एक लिक्विड रखा है, एक लिक्विड रखा हुआ है। अब ये लिक्विड क्या कर रहा है, ये लिक्विड ना, इसे इवेपोरेट होना है। अब इवेपोरेशन के लिए भाई इसे एनर्जी चाहिए। अब होगा तो इसका एक सरफेस पे ये काम होगा, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है ना। तो ये सरफेस हमारा कहीं से भी एनर्जी लेगा, जैसे मैं मानता हूँ सराउंडिंग से एनर्जी ली और वेपर में कन्वर्ट हो गया, सराउंडिंग से एनर्जी ली, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब सराउंडिंग से एनर्जी ले ली, सराउंडिंग्स तो कूल हो गई, सराउंडिंग्स हमारी कूल हो गई। भाई वो जहां से एनर्जी लेगा, हमारे पार्टिकल्स जहां से एनर्जी लेंगे वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वो जगह कूल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां से उसने हीट एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करी। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. देखो क्या होता है, ये जब जो ये एसीटोन होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर, जब हम जब ये नेल पॉलिश वगैरह हम हटा रहे होते हैं, भाई हम इसे अप्लाई करेंगे एसीटोन को, थोड़ा सा पोर करेंगे उसको, उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं ना, वो हमारी पाम से ही एनर्जी ले लेंगे। पाम मतलब हथेली, समझ रहे हो ना, हथेली, या अपने हमारे हाथ से ही एनर्जी लेके और इवेपोरेट हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पाम से एनर्जी गई है, तो वो कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा, वो एक कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। इसीलिए इवेपोरेशन ना हमारा कूलिंग कॉज करता है। वही सराउंडिंग से हीट ले लेगा, सराउंडिंग्स को कूल कर देगा, ये बात है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ग्राउंड because of the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface, ठीक है ना। Can you cite
some more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation. अब और examples, एक हमारे पास ना एक अर्दन पॉट का भी एग्जाम्पल आता है, किसका, घड़े का, मटके का। मटके में पानी रखते हैं ना हम गर्मी में, ठंडा हो जाएगा, वो कैसे ठंडा होता है हम उस चीज को समझते हैं। जो हमारा मटका होता है ना, मटके में ना छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे पोर्स। उन पोर्स से कुछ वाटर भाई आता है बाहर की तरफ, समझ रहे हो? 1 मिनट में डायग्राम्स की मदद से समझाता हूँ। मेरे को मटका भी नहीं बनाना आ रहा, पता नहीं क्या। चलो इसे मटका समझ लो, कैसे बनाते हैं। हाँ ये बना, ये मटका है। इस मटके में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जरा सा पानी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जरा सा पानी आ जाएगा। वो पानी क्या करेगा इस मटके से, या और इसके अंदर जो लिक्विड है ना पानी, उससे एनर्जी लेके इवेपोरेट हो जाएगा और इन्हें कूल कर देगा। ये मैकेनिज्म है इस मटके के कूल होने का, कारण है। अब है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? अब ये कह रहा है ड्यूरिंग समर, समर के दौरान वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखो हमें पसीना काफ़ी आता है, यही कह रहा है ये ठीक है, जिससे कि हम कूल रह सकें। हम कूल कैसे रहेंगे? कूल का मतलब हमारी बॉडी को थोड़ी ठंडक पहुंच सके, इसीलिए हमें ज़्यादा स्वेट आता है गर्मियों में। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमें पता है कि इवेपोरेशन के दौरान हमारे जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, सरफेस वाले पार्टिकल, इसीलिए इसे सरफेस फिनोमेना है ना, हमारे पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे लिक्विड के, वो एनर्जी गेन करेंगे। कहाँ से करेंगे? सराउंडिंग से गेन करेंगे, हमारे बॉडी सरफेस से गेन करेंगे और वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो जो हमारी हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। अब क्या होगी? जो हीट एनर्जी भाई वो हमसे लेगा ना, वो हीट एनर्जी लेगा और वो हीट एनर्जी लेके हमें कूल कर देगा। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट इनटू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। भाई कॉटन का इतना ही काम है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और जो हमारा स्वेट है ना उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखेगा, जिससे कि हमारा इवेपोरेशन आसानी से हो जाए। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर? कभी कभी ऐसा नहीं होता, हमने एक ठंडी बोतल निकाली पानी की, है ना, उस पर कुछ देर बाद पानी के ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी बता देते हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। हाँ वो तो पता ही है हमें। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with cold glass water loses energy and get converted to liquid state। अब क्या होगा ना, जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या करेंगी, टम्बलर के कांटेक्ट में आई और वो अपनी एनर्जी लूज कर दी कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आते ही, और किस में कन्वर्ट हो गई? हमारे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए हम वाटर ड्रॉपलेट्स को देखते हैं। आगे बात समझ। अब हम करेंगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो क्या होने लगा, साइंटिस्ट ने स्टडी किया। अच्छा हाँ यहाँ लिखा ही हुआ है, साइंटिस्ट नाउ से दैट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारे 3 तो थे ही, अब 2 और हैं,
plasma and Bose-Einstein condensate. Plasma is a mixture of free electrons and ions. Plasma is considered the fourth state of matter. Plasma occurs naturally in the stars, including the sun. देखो जो प्लाज्मा है ना, पहले तो ये समझो कि जो पहले साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि नहीं 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं एक्चुअल में। कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो पता है ना आपको, और आयंस भी आपको पता है, जो चार्ज कैरी करते हैं आयन, वो पार्टिकल्स हैं। प्लाज्मा हमारा चौथा स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया जाता है। प्लाज्मा नेचुरली हमें अकर होता है स्टार्स में, इंक्लूडिंग द सन। इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम्स ब्रेक अप। देखो स्टार्स के अंदर ना टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो एटम हमारे ब्रेकअप हो जाते हैं। Some of the electron break away from the atoms, converting the rest of atoms into electrically charged particles called ions. देखो होता क्या है कि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो एटम होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में और हमारे आयंस में। कैसे भाई? एक एटम है, जैसे सोडियम ले लो, क्या एटॉमिक नंबर है सोडियम का? 281। ये तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ मैंने ये नहीं कहा कि स्टार्स में सोडियम होता है ना, स्टार्स में तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है? सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। मैंने ये नहीं कहा कि स्टार्स में ये होते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मैं कह रहा हूं मैंने इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रख दिया, अब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? हट गया, तो ये क्या बन गया? Na+ बन गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बन गया। तो यही हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा होता क्या है भाई? आयंस, इलेक्ट्रिकली ये चार्ज्ड पार्टिकल है, और हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। भाई स्टार्स में तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, जो हमारे एटम्स होंगे वो भाई कैसे ब्रेक हो जाते होंगे ना, आयंस और किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में। ये बात, दिस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन अ स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा। समझा चुका हूं मैं आपको। द सन एंड द अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। अब ये ग्लो क्यों करते हैं? ग्लो क्यों करते हैं? ये ग्लो इसीलिए करते हैं स्टार्स हमारे, क्योंकि इनमें प्लाज्मा होता है, मतलब प्लाज्मा इन्हें ग्लो करवाता है। प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी तो प्लाज्मा हमारा अर्थ पे भी बनाया जा सकता है जब हम गैसेस के थ्रू नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, थ्रू गैसेस के एक लो प्रेशर पे हम गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इन अ ग्लास ट्यूब, जिसे हम ग्लास ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। द फ्लोरिसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स फॉर्म प्लाज्मा when they are switched on. A fluorescent tube may contain helium gas or some other gas. भी कह रहा है कि जैसे हम ना अर्थ पे भी प्लाज्मा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? हमने क्या किया, गैसेस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, जो गैसेस के जो एटम्स हैं वो हमारे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक हो गए, इनके मिक्सचर को ही तो हम प्लाज्मा कहते हैं। इसने फिर कुछ एग्जाम्पल दे दिए, फ्लोरिसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स जो हैं हमारे, ये प्लाज्मा फॉर्म करते हैं जब ये स्विच ऑन हो जाते हैं। एंड अ नियॉन साइन बल्ब कंटेन्स अ नियॉन गैस। तो ये कह रहा है कि फ्लोरिसेंट ट्यूब में तो हीलियम होती है, और जो हमारा ये है ना नियॉन साइन बल्ब, इसमें नियॉन होती है। फ्लोरिसेंट ट्यूब में हीलियम होती है और बल्ब वाले में हमारे पास क्या होती है? नियॉन साइन बल्ब में नियॉन होती है। भाई नाम ही बता रहे हैं, नियॉन साइन। When electricity is passed through a fluorescent tube or neon sign bulb, the gases present in them get ionized to form plasma.
इस प्लाज्मा मेक्स अ फ्लोरेसेंट ट्यूब लो। भाई ये गैसेस के थ्रू, गैसेस प्रेजेंट थी, हमने उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हैं। देखो फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या थे, गैसेस थे, हमने उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और वो आयनाइज हो गए और प्लाज्मा बना लिया उन्होंने, और ये प्लाज्मा ग्लो करवाएगा इन्हें। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। किसकी? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। In 1920, an Indian scientist, Satyendra Nath Bose, did some calculations for the fifth state of matter. On the basis of these calculations, Albert Einstein predicted the existence of new state of matter called Bose-Einstein condensate. The fifth state of matter, called Bose-Einstein condensate, was finally achieved by three scientists, Cornell, Kettle, and Wyman of USA by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 density of normal air, to super low temperature। देखो फिफ्थ स्टेट के बारे में इतना ही है। ये 1920 में क्या था ना, हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए, और इनके कैलकुलेशन के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि यार एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट किया उन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया एग्जिस्टेंस न्यू स्टेट ऑफ मैटर का, और कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और जो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना, ये बोस कॉल्ड, जिसे को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कह रहे हैं, ये फाइनली अचीव किया तीन साइंटिस्ट ने। ये यूएसए के साइंटिस्ट थे, यहाँ नाम लिखी रखा है, आप पढ़ लीजिए। और कैसे इन्होंने अचीव किया, इन्होंने एक गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत कम थी, कितनी कम थी, 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, आप समझ सकते हो कितनी कम थी, टू सुपर लो टेम्परेचर। तो इस तरह से इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया। यहाँ पे हमारे चैप्टर का दी एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।